हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने ग्रीक पॉलिटिकल थॉट के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा था। इस क्लास में हम रोमन पॉलिटिकल थॉट के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो देखो, जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है लीगल एंड प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन। जो रोमन एम्पायर था, रोमन पॉलिटिकल थॉट था, तो वो उनकी क्या अप्रोच थी? लीगल अप्रोच थी उनकी। उस टाइम जो रोमन एम्पायर थी उन लोगों की अप्रोच कैसी थी? लीगल और प्रैक्टिकल अप्रोच थी। जैसे हमने ग्रीक पॉलिटिकल थॉट में देखा कि उनकी जो अप्रोच थी वो आइडियलिस्टिक अप्रोच थी। वो फिलोसफर किंग की बातें करते हैं, वो आइडियल स्टेट की बातें करते हैं कि कोई परफेक्ट स्टेट होगा जहाँ परफेक्ट राजा होगा, इस तरीके से रूल होगा। उसकी अप्रोच की बात करते हैं। नॉर्मेटिव अप्रोच थी, आइडियलिस्टिक अप्रोच थी। लेकिन ये जो रोमन एम्पायर थी काफ़ी ह्यूज था, काफ़ी वास्ट था, और इन्होंने कोई आइडियलिस्टिक बातें नहीं करी। इन्होंने बोला कि भाई जो है, जो भी जितने भी हम लोग हैं, जितना बड़ा जो एरिया है, इसको किस तरीके से संभाला जा सकता है, उसके लिए जो भी अप्रोच रखनी होगी वो उन्होंने रखी। जो प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी होगी वो उन्होंने रखी। उन्होंने कुछ रोमन लॉज बनाए, जो डेवलप किया रोमन लॉज को। वो उसके बेसिस पर ही पूरा एम्पायर चलता था। ठीक है, ताकि ऑर्डर और स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। उस ऑर्डर और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए उन्होंने लॉज पे ज़्यादा फोकस किया। ठीक है, तो लीगल और प्रैक्टिकल अप्रोच रखी थी अपनी। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमने देखा कि लीगल और प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन था उनका, वो अप्रोच थी। सेकंड, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था, नेचुरल लॉ का कॉन्सेप्ट दिया था, और जस्टिस का। तो उनके लिए जस्टिस क्या था? जस्टिस था गिविंग ईच देयर ड्यू। मतलब जिसका जो हिस्सा, जिसका जो भी होता है, हक है, उसे वो दिया जाए। जैसे मान लो किसी ने किसी से ज़मीन ली और उससे बदले में पैसे दिए ही ना। बात पहले हुई थी कि 5 लाख में दे दी जाएगी, लेकिन बाद में उसने पैसे नहीं दिए, तो क्या होगा कि जिसके साथ गलत हुआ है उसे क्या दिया जाए? कंपनसेट किया जाएगा, कंपनसेशन दिया जाएगा। जितने की उसकी ज़मीन होती है उसे पैसे दिए जाएंगे, उसके साथ गलत हुआ उसे जो जो भी पेमेंट होता है वो किया जाएगा, और जिसने गलत किया है उसे पनिश किया जाएगा। तो जस्टिस कैसे होगा? गिविंग ईच देयर ड्यू। सभी इक्वल हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई रिलीजन के बेसिस पे, कोई पोस्ट के बेसिस पे, ऐसा कुछ नहीं है, सब इक्वल होंगे। और उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, नेचुरल लॉ का कॉन्सेप्ट दिया था। उनका मानना था कि सिर्फ रोमन एम्पायर तक ही ये जो रूल्स वगैरह ये नहीं हैं, कुछ नेचुरल लॉज होते हैं, वो यूनिवर्सल नेचुरल लॉज की बात करते, वो उसी में बिलीव किया करते थे, जो सभी ह्यूमन बींग्स पे एप्लीकेबल होंगे, इक्वली एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो इससे आप ये जो सभी ह्यूमन बींग्स पे एप्लीकेबल होंगे, सिर्फ रोमन एम्पायर तक नहीं है, हम सभी के लिए कुछ ना कुछ हमारी ड्यूटीज़ हैं, मतलब आपस में हमारे कुछ नियम हैं, हम उस बेसिस पे ही रहना चाहिए सभी ह्यूमन बींग्स को। ठीक है, तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था नेचुरल लॉज का। अब देखो, इससे आपको क्या लगता है? देखो, ये अर्ली कॉन्सेप्ट नहीं है ह्यूमन राइट्स का। जो आज हम ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं, उस टाइम ये एक अर्ली कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ही है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि ये अर्ली कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल लॉ, जो कि रोमन पॉलिटिकल थॉट का एक कैरेक्टरिस्टिक था। देन उन्होंने रिपब्लिकनिज्म और मिक्स्ड गवर्नमेंट की बात करी है। रिपब्लिक क्या होता है? जिसमें हेड ऑफ द स्टेट होता है वो चुना जाता है लोगों के द्वारा, उसमें कोई किंग नहीं होता है वो। तो उन्होंने भी इसी अप्रोच को रोमन एम्पायर में इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने माना कि हमें चेक्स एंड बैलेंसेस की अप्रोच रखी। उनका मानना था सेपरेशन ऑफ पावर ज़रूरी है। इतना बड़ा रोमन एम्पायर है, एक किंग नहीं संभाल सकता सारा। वो अगर अच्छा किंग भी है तो भी वो पूरा एरिया कैसे कवर कर लेगा? उसे क्या पता किस एरिया में कैसे काम मतलब हो रहा है कि नहीं, हो सकता है करप्शन चल रहा हो, और उसे कैसे मालूम चलेगा? और साथ ही उसको अपना जो रोमन एम्पायर था वो एक्सपेंड भी कर रहा था। तो इसलिए जो अप्रोच रखी गई थी वो थी एक मिक्स्ड गवर्नमेंट की थी, जहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स को रखा गया था। मिक्स्ड गवर्नमेंट क्या थी? मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी, इन सब को मिलाकर एक गवर्नमेंट बनाई गई, एक तरह का सिस्टम बनाया गया था, जो कि बैलेंस्ड अप्रोच रखी गई थी। ठीक है, एक बैलेंस्ड अप्रोच रखी गई थी, और साथ ही उन्होंने ये बैलेंस ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर्स दिया कि भाई सभी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होंगे, और उन सब वो सभी इंस्टीट्यूशंस अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे। जैसे आज हमारे सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, जैसे हमारी जुडिशियरी है, जो पनिश क्या करती है, अगर आप लॉज ढंग से फॉलो नहीं करोगे तो आपको पनिश किया जाएगा। ठीक है, तो वो जस्टिस करती है। जो लेजिस्लेचर है हमारा, वो जो लॉज है उन्हें बनाता है। जो एग्जीक्यूटिव है वो हमारे इम्प्लीमेंट करती है उन लॉज को जो लेजिस्लेचर ने बनाए हैं। तो इस तरीके से हमारे जो सेपरेशन पावर है, उसी तरह उस टाइम भी उन्होंने एक मिक्स्ड गवर्नमेंट की बात करी थी, सेपरेशन ऑफ पावर की बात करी है उन्होंने। ठीक है, सो आप देख रहे हैं कि कितना डेवलप हो चुका है ग्रीक पॉलिटिकल थॉट से रोमन पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, सो जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि उन्होंने एम्फसाइज किया था ड्यूटी और सिटीजनशिप पे। अब सिर्फ लॉज वगैरह ही नहीं, कुछ ड्यूटीज़ की बात भी करी उन्होंने। सिसेरो थे जो उस थे रोमन एम्पायर के टाइम जो थिंकर थे। सिसेरो ने कहा है कि जो एक अच्छा सिटीज़न कौन होता है?
हु पुट्स पब्लिक इंटरेस्ट अबव प्राइवेट इंटरेस्ट, मतलब प्राइवेट इंटरेस्ट से अबव रखना होगा हमें पब्लिक इंटरेस्ट को। अगर अगर कोई आपका इंटरेस्ट है, उससे किसी को नुकसान हो रहा है, ठीक है, आसपास लोगों को नुकसान हो रहा है, तो फिर वो गलत है, तो वो नहीं होना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट ज़रूरी, मतलब वो अबव होगा किससे, प्राइवेट इंटरेस्ट से। तो कुछ सिटीजन्स की कुछ ड्यूटीज़ भी होंगी, ऐसे नहीं कि कुछ अच्छा लगा और आपने कर दिया, नहीं, रोमन लॉज को भी फॉलो करना है, साथ ही आपकी कुछ ड्यूटीज़ भी होंगी अपने फेलो सिटीजन्स के लिए भी, ठीक है। तो इस पर उन्होंने काफ़ी फोकस किया था। देन जो अगला है कॉस्मोपॉलिटनिज्म एंड यूनिवर्सलिज्म। तो कॉस्मोपॉलिटनिज्म एंड यूनिवर्सलिज्म की वो बात करते हैं। उन्होंने क्या कहा है कि जो भी एक जो वर्ल्ड है उस पूरे को एक ग्लोबल फैमिली की तरह देखा है। कॉस्मोपॉलिटनिज्म का मतलब होता है कि आप सिटीज़न ऑफ द वर्ल्ड हो, मतलब जितने भी वर्ल्ड में सिटीज़न है वो सब एक हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटनिज्म। ये जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे वो किसी भी नेशनैलिटी के होंगे, किसी भी रिलीजन के होंगे, किसी भी कल्चर से वो बिलोंग करते होंगे, वो एक सिंगल ग्लोबल कम्युनिटी की तरह उन्होंने देखा है। और हमें उन सभी को क्या है, हमें आपस में सभी को क्या है, इक्वल रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ रोमन जो लोग हैं उन्हीं को, नहीं, सभी को इक्वल ट्रीट करना होगा। अब एक ग्लोबल फैमिली की तरह देखा है, ग्लोबल ह्यूमन फैमिली की तरह देखा है। तो कॉस्मोपॉलिटनिज्म की बात करते हैं। अब क्योंकि रोमन एम्पायर काफ़ी वास्ट था, तो ये जो थॉट थे वो यूनिवर्सल भी बन रहे थे। यूनिवर्सलिज्म को उन्होंने कहा है कि जो मतलब वास्ट है, तो वो इन्फ्लुएंस भी तो होंगे ना लोग आपस में, दूर दूर तक लोग भी इन्फ्लुएंस होंगे उससे। तो ये जो लॉज होंगे वो सभी पर इक्वली लागू होंगे, यूनिवर्सल होंगे, सभी के लिए होंगे, ह्यूमन बींग्स के लिए। ये सिर्फ रोमन जो लोग हैं उनके लिए नहीं होगा, सभी ग्लोबल एक फैमिली की तरह देखा है, यूनिवर्सल लॉज होंगे। और कॉस्मोपॉलिटनिज्म की बात वो करते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल आप रोमन एम्पायर में देख सकते हो। जैसे रोम जो है उसने अलाउ किया था जो डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, डिफरेंट रीजन के लोग हैं, उन सभी को कि आप रोमन एम्पायर में रह सकते हो, ठीक है। जो ग्रीक्स हैं, जो इजिप्शियंस हैं, सीरियंस हैं, ज्यूज़ हैं, कि आप सब इसमें रह सकते हो हम रोमन एम्पायर में। ऐसा नहीं कि सिर्फ रोम के लोग ही रहेंगे, आप बाहर से भी आकर रह सकते हो, बट अंडर रोमन लॉ। जो रोमन लॉ होंगे वो सबके लिए इक्वल होंगे, आप वहाँ कोई भी लोग रहो, लेकिन आप सभी को रोमन लॉज को फॉलो करना होगा, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो, ठीक है। आप पर्सनली कुछ कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको रोमन लॉज को फॉलो करना होगा, उसके बेसिस पे आप कर सकते हो। जो फिलोसफर्स थे, जैसे सिसेरो थे, सेनेका हैं, मार्कस ऑरेलियस हैं, वो भी कॉस्मोपॉलिटनिज्म को इसको आइडियाज़ को प्रमोट करते हैं, ठीक है। वो भी कहते हैं कि सभी जो ह्यूमन बींग्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, सारे ह्यूमन बींग्स, हमारी आपस में कुछ ड्यूटीज़ है एक दूसरे के लिए। ये सिर्फ अपने खुद की सिटी के लिए, अपनी खुद की कंट्री के लिए नहीं होनी चाहिए, ये ग्लोबली हमारी कुछ ड्यूटीज़ होनी चाहिए और हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो वो इसकी बात करते हैं। देन है प्रैग्मेटिज्म एंड ओवर फिलॉसफी। सो आपने देखा होगा जो ग्रीक पॉलिटिकल थॉट था वो फिलोसॉफिकल था, उसके आइडियाज़ फिलोसॉफिकल थे, अप्रोच आइडियलिस्टिक थी, ठीक है। लेकिन ये जो है फिलॉसफी की बात नहीं करते हैं रोमन एम्पायर, क्योंकि काफ़ी वास्ट था, उन्होंने प्रैक्टिकल अप्रोच रखी। उनको पता था कि जो रूल्स हैं कुछ बनाने होंगे, कुछ लॉज बनाने होंगे जिसके बेसिस पे हम चल सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने रोमन लॉज बनाए, उन्होंने चेक्स एंड बैलेंसेस की बात करी, उन्होंने मिक्स्ड गवर्नमेंट की बात करी। मतलब ये उनको पता था कि काफ़ी वास्ट एम्पायर है, तो उसके लिए उन्होंने प्रैग्मेटिक अप्रोच रखी, मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच रखी कि प्रैक्टिकली इस गवर्न करने के लिए क्या नेसेसरी है। जो आइडियल है वो ज़रूरी नहीं है। अभी इतना बड़ा जो एम्पायर है उसे चलाना कैसे है, कैसे गवर्न करेंगे, तो उसके लिए जो उनको सही लगा उन्होंने किया। जो उनको रोमन लॉज लगे कि हाँ ये बेसिक रूल्स होने चाहिए, तो वो उन्होंने बनाए, कुछ लॉज होने चाहिए, ठीक है। जस्टिस कैसे होगा वो उन्होंने बताया। मिक्स्ड गवर्नमेंट की बात उन्होंने करी कि टायरनी को प्रिवेंट करने के लिए, स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, इसके लिए हमें मिक्स्ड गवर्नमेंट चाहिए होगी, ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि जो पावर सेपरेशन की बात उन्होंने की कि भाई एक राजा या कुछ लोग पूरे एम्पायर को नहीं संभाल सकते, तो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बने और फिर उनके भी मतलब सब इंस्टीट्यूशंस बने, ठीक है। तो मतलब अच्छे से संभालने के लिए पूरा जो भी उनका सिस्टम चाहिए था उन्होंने बनाया। साथ ही उन्होंने एडेप्टेबिलिटी भी रखी। जैसे मान लो जैसे जैसे उनका एम्पायर वास्ट हो रहा था, तो जो उनको लगा जैसे हाँ यहाँ पे कुछ करेक्शन करने की ज़रूरत है, यहाँ कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, ऐसे मतलब अब ये जो जो लॉज पहले थे अब इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, तो उन्होंने वो किया, ठीक है। एडेप्टेबिलिटी भी थी, अगर ग्रीक से कुछ लेना था तो उन्होंने ग्रीक से लिया, या कोई भी लोकल कस्टम से उन्होंने कुछ अडॉप्ट करना था तो किया उन्होंने। ऐसे वो रिजिड नहीं रहे कि भाई नहीं ये जो रोमन लॉज बन गए इसी तरह से रहना होगा, इसी तरह के से रूल्स होंगे, ऐसा उन्होंने नहीं किया, ठीक है। काफ़ी प्रैग्मेटिक अप्रोच थी उनकी, फिलोसॉफिकल नहीं थी, प्रैग्मेटिक थी। देन उनका है इन्फ्लुएंस ऑफ स्टोइसिज्म। अब देखो स्टोइसिज्म क्या होता है।
जो स्टोइक पर्सनैलिटी आपने सुनी होगी, वो मतलब जो नेचर होता है, मतलब वो नेचर पे, रीज़न पे बेस्ड होता है, नेचर और रीज़न के बेसिस पे। जैसे आप स्टोइक पर्सनैलिटी, जो स्टोइसिज्म क्या बोलता है कि आपका अपने इमोशंस पे पूरा पूरा कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। आप मतलब उस पर फोकस मत करो, जो फोकस ओनली ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, मतलब जो आप कंट्रोल कर सकते हो सिर्फ उसी पर फोकस करो, जो नहीं कर सकते उसे जाने दो। जब कंट्रोल ही नहीं कर सकते तो सोचने का क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो एक स्टोइसिज्म कहता है कि मतलब ना दुख में ज़्यादा दुखी होना, ना सुख में ज़्यादा सुखी होना, ठीक है। एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है, अपने इमोशन पे पूरा फुल कंट्रोल होना चाहिए आपका, एक डिसिप्लिन के साथ आप रह रहे हो, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उन सबको, ये जो स्टोइसिज्म मानता है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं हम सब इक्वल हैं, कोई रिलीजियन, कास्ट, इन सब से हम अलग अलग नहीं हैं, हम सब एक फैमिली की तरह हैं, हम सब मतलब सारे ह्यूमन बींग्स इक्वल हैं। हमें जो जो ये प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिस, ये जो वर्च्यूज़ होते हैं, जैसे उन्होंने बोला विजडम है, करेज है, सेल्फ डिसिप्लिन है, जस्टिस है, ये जो वर्च्यूज़ उन्होंने बताए हैं ये सबसे ऊपर है, ये रिलीजियन से सबसे ऊपर है ये, ठीक है। तो ये उन्होंने इसको इसके लिए उन्होंने बताया था, ठीक है। जैसे कि रोमन एम्पायर है, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया रोमन एम्पायर का, जहाँ यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बातें हो रही हैं, जैसे हमने देखा अभी ऊपर कॉस्मोपॉलिटनिज्म की बातें हो रही हैं, वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बातें करते हैं, ठीक है। रोमन लॉज की बातें करते हैं, ड्यूटी, सिटीजन्स की जो ड्यूटीज़ हैं उनकी बातें करते हैं, ठीक है। तो वो जो स्टोइसिज्म है वो यही कहता है कि वो कंप्लीट, हम एक होल फैमिली की तरह हैं, ग्लोबल फैमिली की तरह हैं, और हमें हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं, हमें जो वर्च्यूज़ हैं उन्हें, वो सबसे ऊपर हैं बजाय रिलीजन के और ये किसी और चीज़ के, ठीक है, किसी और अदर जो डिफरेंट कल्चर वगैरह, इन सब से ऊपर है हम लोग। उन्होंने बोला है कि जो आपका पर्सनैलिटी, जो आपका पर्सनल कंडक्ट होता है, जो है इथिक्स हैं आपके, जैसे जो वो उन वर्च्यूज़ पे बेस्ड होने चाहिए। जो उस टाइम के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, रोमन जो लीडर्स थे, जो एलिट्स थे, जैसे सेनेका हैं, जो मार्कस ऑरेलियस हैं, वो भी स्टोइसिज्म को फॉलो किया करते थे, इसको प्रैक्टिस किया करते थे, ठीक है। क्यों स्टोइसिज्म का इतना इन्फ्लुएंस क्यों था? क्योंकि स्टोइसिज्म से क्या होता है कि आपकी अप्रोच बैलेंस्ड रहती है। जब क्राइसिस आती है तो आप उसको हैंडल कर पाते हो, पूरा कंट्रोल होगा तभी तो कर पाओगे ना, वरना तो क्या होगा, घबरा जाओगे आप। अगर कभी कुछ क्राइसिस आई तो आप घबरा जाओगे, या मतलब पावर को हैंडल करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करना, उसमें हेल्प मिलती है, इससे आप मेंटली स्ट्रांग बनते हो, ठीक है। आप क्राइसिस आने पर आप मेंटली स्ट्रांग रहते हो, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि स्टोइसिज्म की बात करी। अब जो जो क्रिश्चियनिटी, जो उस टाइम अर्ली क्रिश्चियन थिंकर्स थे, उन पर भी स्टोइक वैल्यूज़ का काफ़ी इन्फ्लुएंस था, जो उस टाइम क्रिश्चियनिटी थी। जैसे वो भी जो अर्ली क्रिश्चियन थिंकर्स हैं वो भी बोलते हैं, जो स्टोइक वैल्यूज़ हैं उनकी बातें वो करते हैं कि देखो इनर वर्च्यूज़ होने चाहिए, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बातें करते हैं। वो भी कहते हैं कि जो मॉरल स्ट्रेंथ है थ्रू सफरिंग, मतलब सफरिंग के थ्रू ही, सफरिंग का मतलब ये नहीं कि भाई आप किसी को कोड़े मारो, दर्द हो रहा है तो उसको मॉरल उसका स्ट्रेंथ मिलती है, ऐसे नहीं। मतलब कि आपको पता है कि कुछ डिसिप्लिन आपको लाइफ में लाने होंगे जिससे आप मेंटली स्ट्रांग रह सको। आपने डिसाइड किया कि आप सुबह 4 बजे उठोगे, आप ये काम करोगे, आप वॉक पे जाओगे, जो भी आप सोचा है आपके लिए जो ज़रूरी है, जो आपने गोल बनाए हैं अपनी लाइफ के लिए जो ज़रूरी है, तो आप उसके बेसिस पे काम करोगे। अब आप किसी का मन नहीं करता सुबह 4 बजे उठने का, लेकिन आपको पता है कि आज सोने का मतलब है कि आप पीछे हो जाते हो उस काम से, ठीक है। तो आज हम देखते हैं, आज भी लोग, कुछ लोग, काफ़ी लोग हैं, अब तो काफ़ी लोग हैं जो स्टोइसिज्म को समझ रहे हैं कि भाई हाँ, इस तरीके से हमें रहना चाहिए, डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग फॉलो करते हैं उससे उनकी लाइफ इजी बन जाती है, डिसिप्लिन से लाइफ इजी बनती है। तो इसलिए उन्होंने जो इन्फ्लुएंस इसका जो अर्ली क्रिश्चियन थिंकर्स हैं उन पर भी इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है हमें, ठीक है। और ये अभी जो फ़िलहाल मॉडर्न सोसाइटी उसमें भी हमें आज भी देखने को मिलती है ये स्टोइसिज्म की जो है क्वालिटी। फिर उन्होंने बताया कि जो लॉ एज द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट, अगेन जो मैंने बताया कि जो उनका लॉ फाउंडेशन था स्टेट का, जैसे रिपब्लिक, वो रिपब्लिकनिज्म को एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो थी। द हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो किंग नहीं होगा, मोनार्की नहीं होगी, वो एक मिक्स्ड गवर्नमेंट होगी, उसे इलेक्ट किया जाएगा लोगों के थ्रू, ठीक है। और जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और या जो लोग होंगे उनके हाथों में पावर होगा, किसी एक के हाथ में नहीं होगा, लोगों के हाथों में पावर होगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, लॉज होंगे जो कि स्टेट को क्या करेंगे, गाइड करेंगे। अब आप देखो रोमन एम्पायर था, वो हमेशा से, मतलब रोम जो था वो हमेशा से रोमन एम्पायर नहीं था, ठीक है। वो धीरे 3 फेजेस में उसने अपने आप को मतलब चेंज हुआ है, वो 3 फेजेस में। जैसे पहले वो रोमन किंगडम था,
रोमन किंगडम था जहाँ किंग्स रूल किया करते थे, फिर वो रोमन रिपब्लिक बना जहाँ पे किंग नहीं इलेक्टेड ऑफिशियल्स आ गए थे, फिर वो रोमन एम्पायर बना, क्योंकि जैसे जैसे वो एक्सपेंड करता गया तो वो रोमन एम्पायर बना जहाँ पर जो एम्पायर्स थे उन्होंने रूल किया, जैसे ऑगस्टस थे, नीरो थे, उन्होंने उनको रूल किया रोमन एम्पायर में। तो जो रोमन रिपब्लिक है वो एक अर्लीस्ट एग्जाम्पल दिखता है हमें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का। अभी आपने जो क्वालिटीज़ देखी रोमन पॉलिटिकल थॉट की, रोमन एम्पायर की, तो वो एक अर्ली एग्जाम्पल है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का, जिससे आज भी कितनी मॉडर्न जो रिपब्लिक्स है वो इंस्पायर्ड, जैसे यूएस है, फ्रांस है, ये उससे इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो आपने आज जो इस क्लास में जो करेक्टरिस्टिक्स हैं रोमन पॉलिटिकल थॉट के वो आपने अच्छे से देखे, आपने देखा कितने डिफरेंट हैं ये ग्रीक पॉलिटिकल थॉट के और कितने डेवलप्ड भी हैं। ठीक है, जिससे आज भी आप देख सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में रिफ्लेक्ट होता है, जो ये हमारा सिस्टम है उससे काफ़ी चीज़ें मिलती हैं इससे, और कितना डेवलप्ड था उस टाइम ये। सो थैंक यू एवरीवन।